Okay, dear students, welcome to Dotway Educators again. Now we are going to start the next unit, which is Unit 3, and its name is Process Management 2. Okay, and in this unit, you will cover all the aspects related to a thread concept, okay, which is under the process concept. Okay, now we are going to elaborate what is the meaning or what is the concept of a particular thread. अब जो थ्रेड है वो उसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हो। जैसे हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में हमने कहीं जगह डिफ़ाइन किया था कि आपका जो प्रोसेस होती है दैट इज़ अ हैवी वेट टास्क। अब प्रोसेस के अंडर अगर आप उसको सब टास्क में डिवाइड कर लेते हो या उनके काम को आप आगे फर्दर मल्टीपल इंस्टांसेस में डिवाइड करते हो, तो वो जो छोटे छोटे इंस्टांसेस होते हैं वो उनको क्या बोला जाता है, दैट इज़ अ थ्रेड। मतलब एक प्रोसेस के अंडर, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि प्रोसेस है वो हैवी वेट टास्क है, उसके अंडर उसके सब टास्क जो है उनको बोला जाता है दे आर द थ्रेड्स। मतलब एक प्रोसेस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसको बोला जाता है, वो क्या है, आपके पास एक पर्टिकुलर थ्रेड है। अब जो थ्रेड होता है वो किसके अंडर एग्जिस्ट करता है, एक प्रोसेस के अंडर। जो एक प्रोसेस होएगी उसके जितने भी रिसोर्सेज होंगे, लाइक उसकी मेमोरी होएगी या फिर उसके जितने भी रिसोर्सेज होंगे, उनको आगे फर्दर उसके थ्रेड्स जो हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। थ्रेड को आप अगर एक सेंटेंस में भी डिफाइन करना चाहते हो तो वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग, और यू कैन ऑल्सो से इट अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ सिंगल प्रोसेस। तो ये था आपका थ्रेड का कॉन्सेप्ट, जिसको आप आगे फर्दर डिफाइन कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में भी। ओके, नाउ स्विचिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रोसेस वर्सेस थ्रेड्स। मतलब अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना हो कि एक प्रोसेस क्या है और एक थ्रेड क्या है, या फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि जो थ्रेड है वो एक प्रोसेस का ही आगे फर्दर पार्ट है, बट इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो वो हम यहाँ पे इस चार्ट में, ये जो आपको टेबल दिया गया है, इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे। तो इसको पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हमने एलेबोरेट किया है। फर्स्ट पॉइंट जो है प्रोसेस का, एज यू नो दैट प्रोसेस इज़ कंसिडर्ड एज अ हैवी वेट टास्क। जैसे हमने पहले ही आपको बता रखा है कि प्रोसेस क्या होती है, वो एक हैवी वेट टास्क है एज़ कम्पेयर टू द थ्रेड। ऑन द फ्लिप साइड जो थ्रेड है दैट इज़ अ लाइट वेट टास्क। वो लाइट वेट टास्क क्यों है, क्योंकि जो थ्रेड है वो किसके अंडर आता है, प्रोसेस के अंडर। वो ये उसके सब टास्क हैं, दैट्स वाई ये लाइट वेट टास्क है, और प्रोसेस जो है वो हैवी वेट टास्क है। एंड आगे सेकेंड पॉइंट है प्रोसेस का, दैट इज़ यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड ऑफ प्रोटेक्शन। अब रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रोटेक्शन ये किसकी कॉन्सेप्ट हैं, ये प्रोसेस के हैं, क्योंकि जो थ्रेड है वो प्रोसेस के अंडर आएंगे, तो प्रोसेस ही आगे फर्दर अपने थ्रेड्स को रिसोर्स एलोकेट करेगी और उनकी प्रोटेक्शन भी इसी के अंडर होती है। एंड थ्रेड की साइड पे क्या होएगा, यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि जो प्रोसेसिंग होगी, अब हमने पिछले थ्रेड के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि थ्रेड क्या है, एक तरह का यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन किस में हो रही है, थ्रेड में हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन होएगी वो भी किस में होएगी, थ्रेड में होएगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ प्रोसेस क्रिएशन इज़ वेरी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। क्यों, अब ये कॉस्टली क्यों है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जो प्रोसेस है वो हैवी वेट टास्क है। अब इसमें क्या आएगा, जितने भी इसके रिसोर्सेज होंगे वो सारे मैक्सिमम आगे फर्दर किसको एलोकेट करने हैं, इसने थ्रेड्स को एलोकेट करने हैं। तो दैट्स वाई प्रोसेस जो होती है वो एज़ कम्पेयर टू थ्रेड्स वो थोड़ी कॉस्टली होती है, जबकि जो थ्रेड है, थ्रेड क्रिएशन इज़ वेरी इकोनॉमिकल, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एज प्रोसेस आर रिलेटिवली स्लो। क्यों, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अब ये स्लो क्यों होएगी, अगर वो हैवी वेट टास्क है तो ऑब्वियसली कि वो स्लो होएगी, लेकिन जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग यूजिंग थ्रेड आर कंपैरेटिवली फास्टर। क्यों, क्योंकि वो लाइट वेट टास्क है। एंड जो प्रोसेस है, प्रोसेस कांट असेस द मेमोरी एरिया बिलोंगिंग टू अनदर प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, तो वो किसी और प्रोसेस का मेमोरी एरिया जो है वो उसको असेस नहीं कर सकती। ऑन द फ्लिप साइड थ्रेड कैन असेस द मेमोरी एरिया बिलोंगिंग टू अनदर थ्रेड विद इन द सेम प्रोसेस। जो थ्रेड्स हैं वो किसी दूसरे थ्रेड का मेमोरी एरिया जो है उसको असेस कर सकते हैं, बट इट शुड बी अंडर द सेम प्रोसेस, क्योंकि थ्रेड्स जो है उनका पेरेंट एक
पर्टिकुलर प्रोसेस होती है। अगर मैं बोलूँ मेरे पास 3 थ्रेड्स है तो उसका पेरेंट सेम प्रोसेस होएगी। अगर उनका पेरेंट सेम प्रोसेस है तो वो एक दूसरे के मेमोरी एरिया जो है उसको वो असेस कर सकते हैं। एंड ऑन द प्रोसेस साइड, प्रोसेस स्विचिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि ये हैवी टास्क होती है और इसके पास ही सारे रिसोर्सेज होते हैं। और जो थ्रेड है वो थ्रेड स्विचिंग जो होती है वो फास्टर है एज कम्पेयर टू द process. And on the process side, one process can contain several threads, right? process के अंदर multiple threads हो सकते हैं, वो उनके few threads को आगे further contain कर सकती है। on the flip side, one thread can belong to exactly one process, right? जो threads हैं वो किसके अंदर आते हैं? process के अंदर आते हैं, तो वो exactly एक process को belong करते हैं। these are the some points which differentiate between the process and the threads. Now moving to the next topic which is kernel versus user level threads. तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट देखेंगे कि एक यूज़र लेवल थ्रेड और एक कर्नल लेवल थ्रेड जो है उन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑन द साइड ऑफ यूज़र लेवल थ्रेड। द फर्स्ट वन इज़ यूज़र थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द यूज़र्स। नॉर्मल सी चीज़ है कि जो आपके प्रोसेसेस हैं या प्रोग्राम्स हैं जिनके अंडर ये थ्रेड्स रन हो रहे हैं, तो जो यूज़र लेवल के थ्रेड्स हैं वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाएंगे? यूज़र्स के थ्रू। इसमें कर्नल की कोई इंटरवेंशन नहीं होएगी। ऑन द फ्लिप साइड, कर्नल लेवल थ्रेड्स जो हैं, कर्नल लेवल थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि कर्नल जो है वो किसका कोर पार्ट होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो उसकी साइड के जितने भी थ्रेड्स होंगे, जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो उनको कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड on the user level thread, the second point is operating system doesn't recognize user level threads, right? यहाँ पे operating system की कोई interference नहीं होती है। user level threads को कौन recognize करता है? users recognize करते हैं, ना कि kernel. On the flip side, kernel threads are recognized by the operating system, okay? And the third point is implementation of a user threads is easy. क्यों easy है? क्योंकि वो front end का काम है, वो उसमें back end का नहीं होता है। So on the flip side, implementation of kernel thread is complicated. वो थोड़ी complicated इसलिए भी है क्योंकि वो हार्डवेयर की साइड पे आ जाती है, that's why. And the fourth point is context switch time is less. क्योंकि यहाँ पे ये थोड़े फ्रंट एंड पे काम करते हैं, इसलिए एक थ्रेड से स्विच करना दूसरे थ्रेड पे थोड़ा इजी होता है और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, उसमें टाइम कम कंज्यूम होता है। बट ऑन द कंट्रारी साइड, कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज़ मोर कर्नल लेवल की साइड पे। And the next point is context switch requires no hardware support, right? यूज़र लेवल के थ्रेड जो होते हैं उसमें हार्डवेयर का कोई सपोर्ट नहीं होता, उसमें ना ही उनकी कोई ज़्यादा इतनी इंटरफेरेंस होती है। बट ऑन द कर्नल लेवल साइड हार्डवेयर सपोर्ट इज़ नीडेड, क्योंकि वो कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम की साइड के हैं। दैट्स वाई वहाँ पे हार्डवेयर सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है एंड वहाँ पे इसका पूरा सपोर्ट भी होता है। And on the user level thread, if one user level thread performs blocking operation, then entire process will be blocked, right? यहाँ पे ऐसा होता है क्योंकि जो थ्रेड है वो किसके अंडर एग्जीक्यूट हो रहा है? एक प्रोसेस के अंडर। तो अगर एक यूज़र लेवल थ्रेड का ऑपरेशन जो है वो ब्लॉक किया जाएगा तो वो एंटायर प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो सकती है। बट ऑन द फ्लिप साइड, इफ़ वन कर्नल थ्रेड परफॉर्म्स ब्लॉकिंग ऑपरेशन, देन अनदर थ्रेड कैन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। ये कर्नल लेवल की साइड पे, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। कर्नल लेवल की साइड पे क्या होता है, अगर एक थ्रेड जो है उसका ऑपरेशन जो है वो ब्लॉक किया जाता है तो दूसरा थ्रेड जो है वो अपना एग्जीक्यूशन जो है वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। नाउ स्विचिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मल्टी थ्रेडिंग। जैसे इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि मल्टी थ्रेडिंग मतलब कि एक से ज़्यादा थ्रेड्स, एक से ज़्यादा सब टास्क्स। अब इसको आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मल्टी थ्रेडिंग जो है हमारे सिस्टम में क्या आती है कि एक तरह की ऐसी एबिलिटी जिसमें कि एक से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं उसकी रिक्वेस्ट्स को हैंडल किया जाए एक टाइम पे साइमल्टेनियसली। अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट्स को हैंडल करते हो या फिर साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर्स जो हैं उनको हैंडल करते हो तो उसको बोला जाता है, दिस इज़ नोन एज द मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग जो है इसका पर्पज़ क्या होता है? बेसिकली इट इम्प्रूव्स द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड एनहांस इट्स यूटिलाइजेशन। क्यों? जब आप एक से ज़्यादा काम जो होते हैं एक टाइम पे आप परफॉर्म करते हो तो इसमें क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो एज इट इज़ सिस्टम में क्या होता
होता है, जब मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म होती है तो उसमें सिस्टम और प्रोसेसर दोनों की यूटिलाइजेशन प्रॉपरली होती है, जिसकी वजह से सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होती है, वो एनहेंस होती है और इम्प्रूव होती है। मतलब कि मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अ प्रोसेस जो हैं वो उनको एक टाइम पे कॉन्करेंटली हैंडल किया जाता है और उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। दिस इज़ नोन एज द मल्टी थ्रेडिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ CPU स्केड्यूलिंग। अब CPU स्केड्यूलिंग में क्या होता है, प्रोसेसर की असाइनमेंट की जाती है, मतलब कि प्रोसेसर को एलोकेट किया जाता है आगे फर्दर प्रोसेसेस को, किस चीज़ के लिए, उनकी एग्जीक्यूशन के लिए। एंड फर्दर मोर इस केस में क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है। इन केस इनमें से कोई एक प्रोसेस जो है उसको आगे फर्दर ड्यू टू लैक ऑफ एनी पर्टिकुलर डिवाइस लाइक इनपुट या आउटपुट डिवाइस वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पा रही है और वो वेटिंग में है कि मुझे वो रिसोर्स पर्टिकुलरली मिले फिर मैं आगे फर्दर अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूँ। तो उतने टाइम के लिए रेदर देन कि CPU को फ्री रखा जाए तो वहाँ पे क्या किया जाता है, CPU को कोई और प्रोसेस जो है वो एलोकेट कर दी जाती है ताकि प्रोसेसर के टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके। तो दिस इज़ नोन एज द CPU स्केड्यूलिंग, ताकि उसका फुल यूज़ किया जा सके उसके टाइम को। तो इसका CPU की स्केड्यूलिंग का बेसिकली एम क्या होता है कि आपके सिस्टम की एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए और उसकी प्रोसेसिंग को फास्ट एंड फेयर किया जाए। This is known as the CPU scheduling. In order to utilize the CPU time to the fullest extent, this is known as the CPU scheduling. Now we have two types of scheduling. The first one is preemptive scheduling and the second one is non-preemptive scheduling. अब दिन दोनों में क्या difference है, we will elaborate it one by one. The first one is preemptive. अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो किया जाता है, इसमें जो प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट की जाती हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटीज़। लेट्स सपोज CPU जो है वो प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, अब उसकी प्रोसेस 1 का एग्जीक्यूशन चल रहा है। इन केस इसके एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग ही कोई न्यू प्रोसेस एंटर होती है जिसकी हायर प्रायोरिटी है रेदर देन प्रोसेस 1, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो CPU है उसका कंट्रोल प्रोसेस 1 से हटा के दूसरी प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाएगा जिसकी प्रायोरिटी प्रोसेस 1 से ज़्यादा है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड एज द प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, जिसमें एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन बीच में स्टॉप किया जा सकता है ड्यू टू हायर प्रायोरिटी। ओके, एंड ऑन द फ्लिप साइड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, इसमें क्या होता है, आपके पास जो प्रोसेसर है CPU जो है वो अपनी लेट्स सपोज वो जो CPU है वो प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसमें एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन बीच में स्टॉप नहीं किया जाता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पहले प्रॉपरली कंप्लीट किया जाता है, जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा फिर CPU को रिलीज़ करके दूसरी प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है। दिस इज़ नोन एज द नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, जिसमें कि एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन बीच में स्टॉप नहीं किया जाएगा, मतलब यहाँ पे स्विचिंग होएगी बट ऑन द कंप्लीशन ऑफ वन प्रोसेस। These are the two types of CPU scheduling. Now the next topic is CPU scheduling criteria. So इसका जो scheduling का criteria है वो कुछ considerations को mind में रख के हम लोग measure करते हैं। यहाँ पे कुछ points हैं, we will elaborate it one by one. The first one is CPU utilization. अब CPU की utilization का क्या motive है, इसका mainly meaning ये होता है कि जो processor है उसके time को best तरीके से यूज़ किया जाए, मतलब टू यूज़ द CPU टाइम टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, 100% उसके टाइम को आप यूज़ करो विदाउट एनी वेस्टेज, ताकि उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सके, उसको बोला जाता है CPU यूटिलाइजेशन। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ थ्रूपुट। थ्रूपुट का क्या मतलब होता है, पर यूनिट कोई जो काम किया जा सके, पर यूनिट टाइम, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस। यहाँ पे एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल जैसे एक प्रिंटर है कि वो पर मिनट कितने पेजेस जो है वो उनको प्रिंट कर सकता है, उसको बोला जाता है कि वो उसकी थ्रूपुट होएगी उस प्रिंटर की। सो इन द सिमिलर वे टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस जिनको प्रोसेसर एक पर यूनिट टाइम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, सो दिस इज़ नोन एज द थ्रूपुट ऑफ द CPU. ओके, द नेक्स्ट टाइम इज़ टर्न अराउंड टाइम। सो अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि
टोटल अमाउंट ऑफ टाइम जो कि यूज़ किया जाता है CPU की तरफ से एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंप्लीटली सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। दिस इज़ नोन एज द टर्न अराउंड टाइम। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एक प्रोसेस जो है जितना टाइम वो स्पेंड करती है, कहाँ पे, वेटिंग क्यू में। वेटिंग क्यू में इसलिए वो टाइम अपना स्पेंड करती है कि वो इस चीज़ की वेट में है कि कब उसको प्रोसेसर का कंट्रोल जो है वो एलोकेट किया जाएगा, मतलब उसको प्रोसेसर कब असाइन किया जाएगा ताकि वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सके। दिस इज़ कॉल्ड द वेटिंग टाइम ऑफ दैट प्रोसेस। एंड द नेक्स्ट वन इज़ लोड एवरेज। अब ये क्या है आपके पास, लोड एवरेज। यहाँ पे क्या है, एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिजाइडिंग इन द रेडी क्यू वेटिंग फॉर देयर टर्न। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितनी प्रोसेसेस हैं जो कि रेडी क्यू में लगी हुई हैं, किस चीज़ की वेट में कि कब उनको प्रोसेसर मिलेगा और कब वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगी। अब वेटिंग टाइम और लोड एवरेज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वेटिंग टाइम जो है वहाँ पे एक प्रोसेस का टाइम मेजर किया जा रहा है कि एक प्रोसेस जो है वो वेटिंग क्यू में कितना टाइम जो है वो स्पेंड कर रही है। लेकिन लोड एवरेज में क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस है कि कितनी टोटल प्रोसेसेस हैं जो रेडी क्यू में वेट कर रही हैं, किसकी, प्रोसेसर की। जब उनको प्रोसेसर मिलेगा तब वो अपना एग्जीक्यूशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट करें। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ रिस्पॉन्स टाइम। अब जो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि ये वो टाइम है कि जहाँ पे एक प्रोसेस को फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोसेसर, ना कि ये यहाँ पे कंप्लीशन जो है प्रोसेस का वो नहीं मेजर किया जाता है। दिस इज़ नोन एज द फर्स्ट रिस्पॉन्स। जब उसको प्रोसेसर मिला, ये वो टाइम होता है रिस्पॉन्स टाइम। इट इज़ द टाइम till the first response but not the completion of the process execution. So this is called the CPU scheduling criteria. So ये कुछ points थे जो हमने CPU scheduling criteria के अंदर हमने कवर किए हैं।